My dad's make it hurt. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत, आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 11th कॉमर्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी 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 बिग हार्टिली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द 10th पास स्टूडेंट्स की आज आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। एंड आशा तो यही है, उम्मीद तो यही है कि आप सभी ब्रिलियंट, सुपर कलरफुल, इतने अच्छे नंबर से पास हुए होंगे कि बड़ा ही मज़ा आ गया होगा आप लोगों को। तो उसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप फाइनली ऑफिशियली आप 11th क्लास में प्रमोट कर दिए गए हैं, आप आ गए हो, ठीक है। तो अब आप लोगों का और भी क्लियर हो चुका है कि अब 11th ही पढ़नी है, ठीक है। अब 10वीं तो पढ़ना नहीं है क्योंकि हम पास हो गए हैं, बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुए हैं हम। तो अब हम 11th की तरफ कंप्लीटली अपना ध्यान जो है वो लगाएंगे और हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई आप लोगों की कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला पार्ट कि आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। एंजॉय करो, पार्टी शार्टी करो, बस एक दिन, पूरे साल भर नहीं, सिर्फ एक दिन, आज के दिन एंजॉय कर लो। पर हाँ, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिमांड के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हम लोगों ने कुछ शायद टर्म 1 के सिलेबस को डिस्कस किया था कि एमसीक्यू पढ़ने के लिए हम क्या क्या उपाय का उपयोग कर सकते हैं और हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने वो सारी वीडियोस को देखा होगा और आप लोगों ने उससे कुछ सीखा भी होगा कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नहीं देखी तो बिल्कुल जाके देखो, बड़ी मज़ेदार वीडियो है वो, आप लोगों के लिए ही है इसलिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जब डिमांड का पार्ट 1 पढ़ाया था, जहाँ पे हमने शायद कुछ कर्व, कुछ स्लोप तो नहीं देखा था मेरे ख्याल से, पर हाँ कर्व देखा था कि डिमांड होती क्या है, एक्सप्रेस कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिमांड के बारे में पढ़ी थी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्या चीज़ें हैं, वो देखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो आज डिमांड का पार्ट 2 पढ़ने वाले हो आप लोग, जहाँ आप लोग देखने वाले हो कि डिमांड में आगे क्या होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें और हैं जो आप लोगों को डिमांड में पढ़नी है। तो आज ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, फिर इसके बाद में इसी के रिलेटेड एक चैप्टर शुरू होगा जो कि ये बहुत खूबसूरत चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो वो हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, पर आज हम लोग डिमांड का जो समअप है वो आज ही हो जाएगा आज, ठीक है। आज ये संपूर्ण तरीके से पढ़ा दिया जाएगा आप लोगों को। तो डिमांड पार्ट 1 आप लोग वहाँ देख लीजिए, डिमांड पार्ट 2 जिसके अंदर आप लोगों को सारी फुल फ्लेज्ड इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस ऑफ 2021 टू 2022 के हिसाब से ही पढ़ाया गया है। जो चीज़ हटा दी गई है वो नहीं पढ़ाई गई है, जो सिर्फ एक लेस इंपॉर्टेंस पे है वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है, ठीक है। आज कुछ ज़्यादा ही बोल दिया ना मैंने वीडियो में, पर कोई बात नहीं, चलता है, कभी कभी तो बोलती हूँ मैं इतना सारा, ठीक है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक बटन को भी दबा दिया है एंड बेल आइकन को भी दबा दिया, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना हो। एंड साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम चैनल की लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसे फॉलो करके अपने इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पर, जो कि इंस्टाग्राम, उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जो जिसका नाम है @parle.in। तो चलो बिना किसी देरी के अब हम आज की सभा का प्रारंभ करते हैं। तो चलो इस खूबसूरत सभा का आज शुभारंभ करते हैं। लेट्स बिगिन, ठीक है। तो लास्ट चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व हम लोगों ने देखा था, वो हम लोगों ने बहुत सारे ग्राफ्स बनाए थे, बहुत सारे स्लोप देखे थे कि अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, किसका किस पे क्या इफेक्ट होता है। तो डिमांड कर्व के बारे में ये था कि इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो हम लोगों ने डिमांड शेड्यूल बनाया था उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है हमारे लिए डिमांड कर्व। अब आज आप लोगों को एक चीज़ देखनी है एंड वो है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। हम लोगों ने कर्व बना लिया, हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, अब हमको बनाना है इसका स्लोप, ठीक है। स्लोप के बारे में हमको कुछ चर्चा करनी है। जैसे मैंने इसका जब इकोनॉमिक्स का मैंने माइक्रो का फर्स्ट जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उस वक्त भी मैंने आपको स्लोप निकालना सिखाया था, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं हम। तो ऐसे डिमांड का स्लोप भी यहाँ निकालेंगे हम। इसमें ये लिखा है कि स्लोप ऑफ कर्व इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द चेंज इन वेरिएबल ऑन द एक्स एक्सिस। इट इज नोन एज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है कि जो वाई एक्सिस पे आपका पार्ट चल रहा है, जो व्यक्ति वाई एक्सिस पे है उसको डिवाइड कर दो जो व्यक्ति आपका एक्स एक्सिस पे है, तो आप लोगों का स्लोप आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि चेंज इन प्राइस अपॉन, क्योंकि हमारे वाई एक्सिस पे प्राइस होती है इसलिए चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब डिमांड। डिमांड एक्सप्रेस कैसे की जाती है? टाइम, प्राइस और क्वांटिटी, इन 3 चीज़ों में हम डिमांड को, टाइम, प्राइस और क्वांटिटी, हाँ ठीक है। तो हमारी जो क्वांटिटी चेंज जितनी हुई हैं उसके हिसाब से हम लोग जो हैं उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको और अच्छी तरीके से मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ।
ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पेन ले लेंगे हम, खूबसूरत सा ब्लू ही लेते हैं, चलो ठीक है। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अब इसका जो स्लोप है आप लोगों को एक नॉर्मल सा दे देते हैं कि प्राइस जो थी वो मैं वहीं स्लोप पे बता दूंगी, ठीक है। तो ऐसे स्लोप ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, मतलब स्लोप पढ़ने के लिए ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है। मेरी प्राइस जो है वो है 2, 4, 6, 8, 10 और क्वांटिटी है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब इसके लिए एक ऐसा सुंदर सा लाइन खींच दें, आप लोग पेन पेंसिल से खींचो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और ये सीधा भी बनना चाहिए, मेरा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा क्योंकि मैं इधर हूँ, लेकिन आप लोगों की कॉपी बहुत सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कोई से भी पॉइंट डॉट कर देते हैं इस पे, एक इधर और एक ये 4th वाले पे, ठीक है। तो अब एक चीज़ को नोटिस करना है आप लोगों ने यहाँ पे कि देखो ये हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व तैयार हो गया है, जिस पे हमने वाई एक्सिस पे रखी है, इसको लिख भी देते हैं। वाई एक्सिस पे है मेरी प्राइस ऑफ गुड्स और नीचे है क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जब प्राइस जो थी मेरी जब 10 रुपये थी तो मैंने 1 यूनिट ही खरीदी है, ठीक है। जब मेरी प्राइस 8 रुपये हुई तो मैंने 2 यूनिट्स खरीदे। फिर जब मेरी प्राइस 6 रुपये हुई तो मैंने 3 यूनिट्स खरीदे। जब मैंने 4 हुई मेरी प्राइस तो मैंने 4 यूनिट्स खरीदे और 2 पे मैंने 5 यूनिट्स को खरीदा, ठीक है। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि जैसे ही डिक्रीज आ रहा है, जैसे ही प्राइस मेरी डिक्रीज हो रही है, मेरी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। प्राइस डिक्रीज हो रही है और डिमांड मेरी इंक्रीज हो रही है। और मैंने एक ये देखो कि लीनियर पॉइंट्स मैंने जो हैं ड्रॉ करे हैं, जो मेरे लीनियर पॉइंट्स होते हैं इस एक्सिस, इस ग्राफ की उस पे मैंने पॉइंट करें, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो इन 2 पॉइंट पे जो ये एरिया आप लोगों का निकलेगा वो निकलेगा आप लोगों का स्लोप। मतलब ये स्लोप निकालने के लिए नॉर्मल रैंडम पॉइंट्स ड्रॉ करे हैं मैंने। तो इन पॉइंट्स के सामने देखो, एक पॉइंट कौन सा है, जब मेरी प्राइस 8 रुपये थी तो मैंने कितने यूनिट्स खरीदे थे, 2 लोग, ठीक है। 8 रुपये थे तो 2 लोग खरीदे और जैसे ही मेरी 4 हुई तो मैंने कितने खरीदे, 4 लोग। तो अब ये वाली चीज़ और इस वाली चीज़ के बीच में जो ये वाला पार्ट है, इस स्लोप को निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगता है कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ठीक है। मतलब चेंज वाई एक्सिस पे अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस वाले पार्ट पे, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखो, ये निकालने के लिए क्या करोगे कि प्राइस जो है इसका फॉर्मूला यहाँ नीचे लिख देती हूँ। फॉर्मूला के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ आप लोगों को करनी है। फॉर्मूला के लिए ये है कि न्यू प्राइस, ठीक है, माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, और बेसिकली ये फॉर्मूला बनता कुछ नहीं और ये फॉर्मूला हो जाता है कि इसको जब चेंज करोगे तो ये हो जाएगा चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन डिमांड या फिर क्वांटिटी, ठीक है। चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन डिमांड मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। डिमांड या फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी डिमांड की जगह इसको क्वांटिटी ही करते हैं, ठीक है। इसके फॉर्मूले को ऊपर यहाँ, मतलब ये क्या हो जाएगा, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। तो ये प्राइस का जो चेंज है, ये चेंज कैसे निकलता है, चेंज निकालने के लिए करना पड़ता है न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलता है, वो निकलता है न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड। तो जब आप लोग ये निकाल लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरी जो न्यू प्राइस है वो कितनी है, 4 रुपये। डिमांड, प्राइस नीचे आ रही है, प्राइस गिर रही है और डिमांड बढ़ रही है मेरी, ठीक है। तो न्यू प्राइस क्या है मेरी, 4 रुपये, जिसको यहाँ पे सुंदरता से लिख दो। न्यू प्राइस क्या है मेरी, 4 रुपये। और ओल्ड प्राइस क्या थी मेरी, ओल्ड प्राइस थी मेरी 8 रुपये, तो 8 रुपये को यहाँ पे लिख दो 4 - 8 अपॉन न्यू डिमांड कितनी है मेरी, न्यू डिमांड हो गई है मेरी 4, ठीक है। क्योंकि जब मैंने 4 रुपये हुई तो मैंने 4 यूनिट्स खरीदी, तो मेरी डिमांड जो है वो 4 हो गई। और मेरी ओल्ड डिमांड कितनी थी, जब मेरी प्राइस 8 रुपये थी तो मैंने 2 यूनिट्स खरीदे थे, तो मेरी ये हो जाएगा 4 - 8 डिवाइडेड बाई 4/2,
पेज बचा ही नहीं है मेरे पास में, तो इसको ऐड नहीं कर पाएंगे, इधर ही कर पाएंगे। ठीक है, हाँ बेसिकली तो इस फॉर्मूले को उठा के आगे का इधर ले आते हैं, हम पीछे चलते थे, लोग बेसिकली आगे जाते हैं, हम पीछे वाले पेज पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जब हमने किया कि 4 - 8 करोगे तो कितना आएगा -4, और 4 - 2 करोगे तो कितना आएगा 2, जो कि आंसर आ जाएगा -2। तो यहाँ पर आपको जो दिखाया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है कि स्लोप निकलेगा तो ऐसे कि न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, ऑल इन ऑल चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन डिमांड। ये वाली चीज़ आप लोगों को करनी। तो ये चेंज निकालने के लिए आपको ये न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस करना पड़ेगा, चेंज इन क्वांटिटी निकालने के लिए न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज जो आएगा वो आप लोगों का ऐसा चेंज आएगा। और ये चीज़ दिखाने के लिए मैंने ये इतना जो बताया है कि प्राइस ऐसे, वो इसलिए कि ये दिखा सकें कि इसका स्लोप होता है नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव प्रदर्शन देने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है कि इसका स्लोप जो होता है, डिमांड का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ बोली गई है। ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, सो स्लोप इज नेगेटिव। हमारा जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ आता है और उसका जो स्लोप है वो हमारा नेगेटिव आता है। ठीक है, slope of demand curve measure the flatness and steepness of the demand curve, so it is based on the absolute change in price and quantity। हमारा जो slope है ना वो ये मेजर करता है कि मेरा जो कर्व है, मेरा जो slope है वो कितना फ्लैटन है या कितना स्टीपर है। ये वाली चीज़ फ्लैट होती है और ये वाली चीज़ स्टीपर होती है। ठीक है, जैसे मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर होता है और जैसे ही हमारी इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है वो स्टीपर होता है। ठीक है, तो वो हमारा ये स्लोप निकाल के हमें बताता है कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व वही हमारे फ्लैटनेस और स्टीपनेस को मेजर करने में हमारी मदद करता है। तो ये था आप लोगों के लिए स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो आप लोगों को दिखाएगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। अब ये लॉ ऑफ डिमांड कुछ ज़्यादा स्पेशल क्वालिटी नहीं है, ये वही है जो पीछे पढ़ते हुए आ रहे हो, सॉरी, जिसमें ये बोला गया है कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द इनवर्स, माई मिस्टेक, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, states the inverse relationship between price and quantity demanded keeping other factors constant, जिसका नाम होता है ceteris paribus। ceteris paribus मतलब कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट है, मेरी प्राइस बदल सकती है लेकिन बाकी जो भी फैक्टर्स हैं, जो हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़े, वो सभी लोग कांस्टेंट होंगे। सिर्फ बदलने का हक किसको है, कौन बेवफाई कर सकता है, प्राइस, बाकी कोई लोग बेवफाई नहीं कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में ये इनवर्स रिलेशनशिप देता है। अब इनवर्स मतलब क्या, कि जैसे ही अगर मेरी प्राइस बढ़ेगी तो मेरी डिमांड जो है वो गिर जाएगी, लेकिन अगर मेरी प्राइस कम होगी तो मेरी डिमांड जो है वो आसमानों को छू जाएगी। तो ये जो बात होती है ये क्या होती है, हमारी लॉ ऑफ डिमांड हमें समझाता है। और वो क्या समझाता है कि यहाँ मौजूद है इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, कौन सी रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसके एक्सेप्शंस हैं आप लोगों के पास में कुछ। अब लॉ ऑफ डिमांड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेप्शन पहले आ रहा है, वो बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, पर नहीं, उधर ही चलते हैं पहले। लॉ ऑफ डिमांड में आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ पढ़नी है, अजम्पशंस क्या है। देखो, अजम्पशंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट रिमेन अनचेंज्ड, सेटरिस पेरिबस वाली बात की, जो सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है मार्केट में, ये नहीं तो ये सही, चाय नहीं तो कॉफ़ी सही, कॉफ़ी नहीं तो चाय सही, पेप्सी नहीं तो कोक सही। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट्स की जो प्राइस है वो मेरी अनचेंज रहेगी, मतलब जो सेम ही रहने वाली, वो नहीं बदलेगी। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, टी कॉफ़ी आ रहा है बार बार मुंह में, पेन एंड इंक, वो लोग सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये लोग हमारे जो हैं ये सेम रहेंगे, इनकी प्राइस में कोई बदलाव नहीं आएगा। मेरी खुद की कमोडिटी जो मैं जिसके ऊपर बात कर रही हूँ वो उसकी प्राइस बदल सकती, बाकी लोग जो हैं वो सेम ही रहेंगे। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, सबसे बड़ी चीज़ की जो हमारी इनकम है वो भी सेम ही, वो बदलने नहीं वाली है। देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर, आगे आने वाले समय में भी हमारी प्राइस में कोई बदलाव होने वाला है ऐसा यहाँ पर बोला गया है कि नहीं होगा, ये चीज़ हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम, जो हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस है कि मैं आज इस चीज़ को प्रायोरिटी दे रही हूँ, मैं आज इस टेस्ट को ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो ये भी मेरा सेम रहने वाला है, ये चेंज नहीं होने वाला है। ये कुछ अजम्पशन है। ठीक है, अजम्पशन मतलब इसको मानोगे तो ही लॉ ऑफ डिमांड काम कर पाएगा। अगर इन चीज़ों को में से एक भी चीज़ को गड़बड़ कर दिया तो आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा और आपकी जो डिमांड के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन है वो गलत आ सकती है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करते हैं हुए हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो बनता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, जैसे कि
ये है इन्वर्स रिलेशनशिप, ठीक है। इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब क्या कि प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। ये इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है। क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ आपको डायरेक्शन बता देता है कि इस जगह इस डायरेक्शन में हमारा जो कर्व है वो जाने वाला है, लेकिन कितने से मैग्नीट्यूड चेंज होगा वो चीज़ यहाँ नहीं बताता है। मतलब जब हम स्लोप निकालेंगे, जब हम डिमांड को मेजर करते हैं कि अगर मेरी प्राइस गिर गई तो कितनी गिर गई ये बताने में वो हेल्पफुल है ही नहीं। वो ये बता देगा कि आपका डायरेक्शन नीचे की तरह आ रहा है, लेकिन वो कितने मैग्नीट्यूड से जा रही है, कितने मैग्नीट्यूड से चेंज हो रही है, वो मैग्नीट्यूड चेंज वाले पार्ट ये लोग नहीं दिखाते। इसलिए बोला गया कि क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वो डायरेक्शन बता देगी कि किस तरफ जा रहा है, आपका लॉ ऑफ डिमांड बता देगा आपको, लेकिन वो मैग्नीट्यूड के अंदर जो चेंज आ रहा है वो चीज़ वो यहाँ नहीं बता पाता है, ठीक है। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप मतलब कि प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है ही नहीं। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल की तौर पे लिया जाए कि किसी की भी प्राइस, किसी कॉमोडिटी से आईफोन की प्राइस अगर 35,000, ऐसा बहुत ही सस्ता फ़ोन बता रही हूँ मैं, बहुत ही सस्ता फ़ोन है आईफोन, ठीक है। तो अगर उसकी प्राइस कल चलते 35,000 हो जाती, मतलब आज 30,000 है और कल 35,000 हो जाती है, तो प्राइस 5,000 से बढ़ गई। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड चेंज होगी, ठीक है। जैसे और सुंदर सा एग्जाम्पल लें हम कि यहाँ पर नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में ये बोला गया है कि अगर मेरी प्राइस 10% से बढ़ती है, 10% से अगर मेरी प्राइस बढ़ जाती, मेरी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है, तो ये हम पता नहीं कर सकते हैं कि 10% से ही मेरी डिमांड भी कम होगी। हो सकता है वो किसी और प्रोपोर्शन में चेंज हो जाए, हो सकता है 2% ही डिमांड कम हो सकता है 20% डिमांड कम हो जाए। 10% प्राइस के बढ़ने से 20% डिमांड भी कम हो सकती है और 2% डिमांड भी कम हो सकती है, ठीक है। तो नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप मतलब कि ये आपको कोई एग्जैक्ट प्रोपोर्शन नहीं बताती कि अगर आपका 10% प्राइस कम हुआ है तो इतनी ही परसेंटेज ऑफ डिमांड जो है वो आपकी कम या ज़्यादा जैसे भी होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होता है। वन साइडेड मतलब कि ये सिर्फ प्राइस का इफेक्ट डिमांड के ऊपर दिखाती है, डिमांड का इफेक्ट तो प्राइस के ऊपर बताया ही नहीं कि अगर मेरी डिमांड बढ़ रही तो प्राइस के साथ में क्या होने वाला है ये तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। वन साइडेड में यही है कि अगर मेरी प्राइस के साथ में कुछ भी करती हूँ मैं तो डिमांड के साथ में क्या होगा वो मुझे पता है, लेकिन डिमांड के साथ अगर कुछ करने लग गई तो प्राइस के साथ क्या होगा ये मुझे ये लॉ नहीं बताता है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब चलते हैं पीछे, आज कुछ ज़्यादा ही पीछे जा रहे हैं हम लोग, जो कि है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड में आप लोगों को चीज़ें पढ़नी जहाँ की लॉ ऑफ डिमांड आपका काम नहीं करता है कि अगर प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम नहीं होगी, डिमांड और बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ देखते हैं। अब ध्यान से समझना क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। सबसे पहला पार्ट है यहाँ पे गिवन गुड्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है वो आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी, इसके गुड नोट्स में भी आपको वो चीज़ दिखेगी और मैं आगे समझाऊंगी कि गिवन गुड्स क्या है। इसको थोड़ा अलग से साइड में लेके चलना, बाकी की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। स्टेटस सिंबल गुड्स और गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन, ठीक है। अब ये जो है ना ये कुछ अजीब सा गुड्स है ये। इसमें क्या होता है कि कोई बात नहीं, इसमें क्या होता है ना कि जैसे ये वाले गुड्स हैं ये भी आपकी मार्केट में रेपुटेशन बचाने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे जिनकी प्राइस बढ़ेगी, आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपका सोशल स्टेटस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, ठीक है, कि इस व्यक्ति के पास में बहुत सारा पैसा है, ठीक है। से कि अब एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे कि आप लोग देखते ही हैं आईफोन की सीरीज़ इतनी आती है कि एक साल में पता नहीं कितने आईफोन निकाल देता होगा वो। तो जब नया आईफोन आता है उतनी ही ज़्यादा सेल उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट में रेपुटेशन होनी चाहिए। जिसके पास आईफोन होता है बोलते हैं अरे देख आईफोन है उसके पास में। तो ये वो वाले गुड्स हैं, ठीक है। जैसे इनकी प्राइस बढ़ेगी ना उतने ज़्यादा ये लोग लिए जाएंगे, ठीक है। जैसे जितनी महंगी बियर होती है, जितनी महंगी दवा होती है उतनी ज़्यादा वो चीज़ ली जाती है, ठीक है। उतना ज़्यादा इंटेक उसका किया जाता है ये दिखाने के लिए कि हम प्रोफेशनल तो नहीं, हम लोग मतलब वो एस्टीम्ड वाले लोग होते हैं ना कि हम अफोर्डेबल, हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। भले ही जेब में पैसा हो नहीं हो, लेकिन अगर आईफोन दिख रहा है हाथ में मतलब हाँ व्यक्ति में दम है गाइस, ठीक है। तो ये वो वाले लोग हैं कि स्टेटस सिंबल गुड्स जो कि आपके स्टेटस को शो करते हैं कि आईफोन वाला लोग कैसा देखा जाएगा कि यार आईफोन है मतलब बंदे में कुछ बात है। भले ही फिर बंदे में बात है नहीं है अलग बात है, लेकिन वो आईफोन है इसलिए बंदे में कुछ बात है वाली बात चल रही है, ठीक है यहाँ पे। तो ये वो दिखावटी लोग हैं, ठीक है, मतलब कि दिखाने के लिए हैं ये सारी चीज़ें। फिर है फियर ऑफ शॉर्टेज। अब ये हमारी मम्मी वाले गुड्स हैं कि जैसे क्या होता है कि अभी
बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए कोरोना, ठीक है। जब कोरोना आया, जब पहली बार मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन हमारे लिए डाला गया था और उन्होंने बोल दिया था कि सारी चीज़ें बंद रहेंगी, तो आप देखते उस रात को, जिस दिन ये लॉकडाउन वाली बात हुई थी, शायद मेरा पेपर था 24 को और 21 को ये न्यूज़ आई थी कि 21 मार्च को कि 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया जाएगा पूरे भारत में। और क्या बोल दिया था कि हर जगह कमी कर दी, मतलब हर जगह सारी चीज़ें बंद रहेंगी, कुछ नहीं रहेगा। तो अब घर में सामान की कमी होने वाली थी, तो कितना भीड़ मार्केट में बढ़ गया था कि हमको ये भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। आप लोगों ने भी फेस किया होगा, आप लोगों ने भी अपनी अपनी गाड़ियाँ उठाई होंगी और मार्केट में गए होंगे उस दिन, उस एक दिन, भले ही साल भर नहीं गए होंगे लेकिन उस एक दिन ज़रूर गए होंगे मार्केट में सामान खरीदने के लिए कि अब 21 दिन तक कुछ नहीं मिलने वाला है, सब आज ही खरीदना है हम लोगों को। तो फियर ऑफ शॉर्टेज मतलब क्या कि आगे चलकर किसी चीज़ की कमी होने वाली है, तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर होते हैं और उसको और ज़्यादा खरीद लेते हैं, फिर चाहे उसकी प्राइस आसमानों को छू रही हो। सेम चीज़ कोरोना में देखने को मिली हम लोगों को कि प्राइस कितनी ही बड़ी थी लेकिन फिर भी हम लोगों ने अनाज खरीदा, फिर भी हम लोगों ने सब्जियां खरीदी, फिर भी हम लोगों ने जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी, बेसिक फूड्स थे हमारे लिए, जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी उनको हम लोगों ने परचेज़ किया। फिर भले ही उनकी प्राइस कहाँ ही गई होंगी, ठीक है, शॉपकीपर्स ने बहुत ही ज़्यादा अपना फ़ायदा देखा, पर हाँ ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने देखी। फियर ऑफ शॉर्टेज में भी यही है कि अगर प्राइस बढ़ जाएगी लेकिन ये डर है कि आगे चलकर उस चीज़ की कमी आने वाली है, तो वो हम लोग आज से स्टोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और कोरोना ने हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से सिखा दी है कि पता नहीं कब लॉकडाउन लग जाएगा, कब क्या बंद हो जाएगा, कब क्या कमी आ जाएगी, इसलिए हम पहले से सारा सामान घर में ले आते हैं, सैनिटाइज भी करते हैं उसको, ठीक है। इग्नोरेंस, अब हम लोगों को पढ़ना है इग्नोरेंस। इसके लिए मैं आप लोगों का एग्जांपल यूज़ करूंगी। ऐसे मस्त होता है कि हम लाइव क्लास पढ़े तो मज़ा आता है इसमें, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अभी लाइव का मज़ा दे देते हैं आप लोगों को। कभी सब्जी खरीदने गए हो मार्केट में? ज़रूर गए होंगे, कभी ना कभी तो गए होंगे, हर साल थोड़ी ना कोरोना होता है, कैसी बात कर रही हूँ मैं। सब्जी खरीदने गए हो, मम्मी ने बोला है कि बेटा आज तेरा भिंडी खाने का बड़ा ही मन हो रहा है, या सपोज शिमला मिर्ची खाने का मन हो रहा है, कोई बात नहीं, भिंडी फेवरेट होती है हम लोगों की, ठीक है। तो भिंडी खाने का तेरा मन कर रहा है तो मार्केट जा, भिंडी लेके आ, ठीक है। अब आप ऐसे व्यक्ति हो, आप इतने ज़्यादा अच्छे बच्चे हो कि आप दिन भर अपने कमरे में बंद रहते हो और आप लोग करते हो पढ़ाई, आप लोग करते हो अपनी सुंदर सी स्टडी, ठीक है। आप लोग अपनी मोह माया से भी दूर रहते हो और आप पढ़ाई करते हो, आपको मार्केट की शक्ल भी नहीं पता है कि क्या होता है, पर आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा तू बहुत अच्छा बेटा है मेरा, तो आज तू जा मार्केट और मैं तेरे लिए मस्त मसाला भिंडी बना के दूंगी, तो भिंडी लेके आ जा, ठीक है। तो आपने बोला कोई बात नहीं मम्मा, आज आप नहीं जा रहे हो, मैं चला जाता हूँ, क्या है उसमें, जा सकते हैं हम, मम्मी ने बोला है हमारी, ठीक है, वॉरियर मम्मीज ने बोला है। तो हम गए मार्केट, आप लोग मार्केट गए। अब आपने कभी मार्केट की शक्ल नहीं देखी है, आपको बार्गेनिंग करना आता ही नहीं है, ठीक है। कोई यहाँ एक्सपर्ट ये नहीं बोलेगा कि हम तो कर लेते हैं, ठीक है, सबको किसी को बार्गेन करना नहीं आता है, ठीक है। अब आप लोग गए मार्केट में, बार्गेन करने गए, और सॉरी भिंडी खरीदने गए, और भिंडी वाले से आपने पूछा कि भैया भिंडी कैसी दी, तो उसने बोला कि 40 रुपये किलो। तो आपने बोला ठीक है हमको 1 किलो भिंडी दे दो, और आप लोग घर आ गए, ठीक है। फिर मम्मी ने बोला आपसे, मम्मी ने पूछा कि भिंडी कैसी लेके आया बेटा, भिंडी तो अच्छी लेके आया लेकिन कितने रुपए की लेके आया, तो आपने बोला मम्मी 40 रुपये किलो, और मम्मी की चप्पल ने जूते जितना सब था ना तब वहीं से दौड़ के आ गए, 20 रुपये किलो की भिंडी 40 रुपये में लेके आया, गधा है, बेवकूफ़ है। तो इग्नोरेंस का मतलब क्या कि आपने कभी मार्केट की शक्ल देखी नहीं थी, तो आपको प्रिवेलिंग प्राइस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि मार्केट में इस व्यक्ति की प्राइस जो है वो पहले क्या चल रही। जैसे कि भिंडी हम रोज़ होता है, मेरे साथ तो रोज़ ही होता है गाइस, बहुत ही नालायक हूँ मैं इस बातों में कि मुझे प्राइस पता नहीं होती, मेरी मम्मी मुझे कुछ सामान लाने को बोलती है और मैं ज़्यादा प्राइस देकर आ जाती हूँ उसकी, ठीक है। तो मम्मी कहती है कि 20 रुपये की भिंडी 40 रुपये में लेके आया है, 20 रुपये का नुकसान करा है। तो ये वो इग्नोरेंस है कि आप लोग कभी मार्केट गए नहीं, आप लोगों को पता नहीं है कि क्या होता है मार्केट में, क्या सिचुएशन चल रही होती है, और आप लोगों ने पैसे ज़्यादा दे के आ गए, ठीक है। तो ये वो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में आता है कि आप लोगों को प्राइस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फिर भी आप लोग वो भिंडी 40 रुपये में लेके आ गए, जो कि 20 रुपये किलो में आपकी मम्मी साथ में धनिया फ्री लेके आती, ठीक है। मम्मी ये भी बोलती कि मैं धनिया भी डलवा के लाती, इसमें धनिया भी लेके नहीं आया, 40 रुपये दे आया मेरे और साथ में, ठीक है। तो ये वो इग्नोरेंस है कि आप लोगों को प्राइस के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पहले जो प्राइस चल रही होती है मार्केट में, जो प्राइस होती है, ठीक है। आप भोले भोले भाले से सीधे एक साथ में उठ के गए जो कभी रूम से बाहर नहीं आता था, और वो गया मार्केट और ऐसे कांड करके आ गए, ठीक है। कोई बात नहीं, होता रहता है, इंसानी जीवन है, एडवेंचर होते रहना चाहिए, ठीक है, मज़ा आते रहना चाहिए जीवन में। फिर है फैशन रिलेटेड गुड्स। अब इसमें भी क्या होता है ना कि जैसे कोई मार्केट में फैशन चल रही होती, जैसे पहले वो फटी जीन्स पहनने का फैशन बहुत होता था, मुझे समझ नहीं आता था कि बच्चे क्यों ही पहनते हैं, बच्चे मतलब क्या क्यों ही पहनते हैं,
ये दिखाने के लिए। और अगर वही चीज़ कोई गरीब आदमी पहनते कैसे थे, फटे कपड़े पहन के घूम रहा है ये, और हम अगर फटे कपड़े पहनेंगे तो वाह फैशन चल रहा है गाइस मार्केट में। तो ये वही है फैशन रिलेटेड कि जिस चीज़ का ट्रेंड होता है मार्केट में कि डेनिम शर्ट पहनने का, वो पहले अभी बीच में कुछ चला था, वो एक हाथ इधर कोई सा एक हाथ इधर कोई सा, ठीक है, मतलब आधा बॉडी पार्ट जो है आपका वो पिंक कलर में और आधा बॉडी पार्ट आपका वाइट कलर में, ठीक है। कुछ तो भी अजीबोगरीब फैशन आती रहती है मार्केट में। तो वो फैशन को ट्रेंड करने में कि हम मार्केट के अपडेशन में हैं, हम मार्केट के फैशन को फॉलो करते हैं, तो भले ही वो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा प्राइस में दी जाए तब भी आप लोग उस चीज़ को खरीदते हैं और पहनते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम फैशन में हैं, ठीक है। वो ट्रेंड शो करने के लिए, वो फैशन शो करने के लिए कि हम अपडेटेड हैं मार्केट की फैशन से, मार्केट के अपडेशन से। तो वो होते हैं ये फैशन रिलेटेड गुड्स, जहाँ पे आप लोगों को प्राइस कितनी ही मिल जाए फिर भी आप लोग उसको पहनना नहीं छोड़ोगे, ठीक है। आप अपडेट करते जाओगे, वो फिर आप छोड़ते चले जाओगे। अब जैसे वो फटी हुई जीन्स कोई नहीं पहनता है, ठीक है। अब मस्त वो लोवर, जैसे गाइस मेरे लिए तो मोस्ट कंफर्टेबल कपड़े लोवर टी शर्ट होता है, लेकिन फिर भी मार्केट के हिसाब से जीन्स टॉप जो भी हो जाते हैं आप लोगों के, वो जो भी चलते हैं वो आप लोग यहाँ ट्रेंड में पहनोगे, ठीक है। फिर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे ये होता है कि सपोज़ मान लीजिए कि आप लोगों की तबीयत खराब हुई, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, आप लोग सेफ रहो, सुरक्षित रहो, घर पर ही रहो, यही मेरी आशा है आप लोगों से और भगवान से भी, ठीक है। पर अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, अब आप लोगों को लगने वाला है एक इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन लगने वाला है और वो इंजेक्शन जो है वो मिलने वाला है आप लोगों को 10,000 में, ठीक है। 10,000 का एक इंजेक्शन आप लोगों को लगने वाला है और आप लोगों की तबीयत खराब है और वो इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो डॉक्टर से ऐसा बोलोगे क्या, डॉक्टर साहब रहने दीजिए, मत लगाइए मुझे इंजेक्शन, क्योंकि 10,000 का इंजेक्शन है, इससे बड़े तो मर जाना बेटर है, ठीक है। ऐसा बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। तो वो 10,000 में मिले चाहे वो कितना ही महंगा मिले, आप उस इंजेक्शन को लोगे क्योंकि आपको आपकी जान प्यारी है, ठीक है। तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में इसलिए आता है कि जो नेसेसिटीज़ हैं, जो हमारी मेडिकल हो गया, हमारा खाना हो गया, जो हमारी बेसिक एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, हमारे जो रोटी कपड़ा मकान वाली जो चीज़ें होती हैं, वो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ में आती है कि कल चलते अगर हमको मेडिसिन में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि हमको अगर महंगे से महंगा खर्चा लेना पड़ गया या हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ गया, तो हम डॉक्टर को ये नहीं बोलेंगे कि रहने दे यार, मरना बेटर है, 10,000 का इंजेक्शन लेके तो और जी में जंजाल आ जाएगा। ऐसी बात नहीं करोगे, आप लोग बोलोगे कि लगाओ मुझे। पर ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन की प्राइस अगर 100 रुपये हो गई तो डॉक्टर के पास बोलोगे कि 4-5 लगा दे, पहले से ही प्रिपेयर रहता हूँ आगे के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं करोगे आप लोग। नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ में आप लोगों को ये समझाया गया है कि अगर प्राइस बढ़ भी गई नेसेसिटीज़ की तो आप फिर भी खरीदोगे, कम खरीदोगे, कम खरीद सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि ज़ीरो कंजम्पशन चालू कर दोगे। कंजम्पशन तो तब भी होगा, लेकिन ठीक है, एक ही इंजेक्शन लगने वाला है तो वो इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है आपके जीवन के लिए, ठीक है। तो वो आप लगवाओगे क्योंकि जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती, ठीक है। फिर है चेंज इन वेदर। समझ में आया ना, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, नोट्स में लिख देंगे, पर मेरे ख्याल से आ गया होगा, ठीक है। कि नेसेसिटीज़ में अगर कुछ भी प्राइस का ऊपर अगर होता है कि प्राइस बढ़ रही है, तब भी आप लोग नेसेसिटीज़ को परचेस करना नहीं छोड़ते हो, आप लोग परचेस करते हो। 10,000 का इंजेक्शन लगेगा तो लगेगा ही सही, ठीक है। अभी कोविड वैक्सीन जो है वो फ्री लग रही हैं, पर आगे चल के देखना इनकी प्राइस कितने सुंदरता से बढ़ेंगे, ठीक है। फिर है चेंज इन वेदर। अब हमारे वेदर में अगर बदलाव आता है, जैसे हमारी अभी हमारे यहाँ पे भारी बारिश चल रही है, जगह जगहों पे तो बाढ़ भी आ चुकी, पता नहीं कितने लोगों के साथ में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, समझ भी नहीं सकते हम लोग। तो बाढ़ आने की वजह से, जैसे बाढ़ में अम्ब्रेला की कोई ज़रूरत नहीं होती, बारिश में होती। नॉर्मल बारिश में अगर अम्ब्रेला हमें ज़रूरत है, हमें रेनकोट की ज़रूरत है, तो अगर रेनकोट और अम्ब्रेला के प्राइसेस बढ़ भी जाएंगे उस दौरान और भारी बारिश होती है, तो हम लोग अम्ब्रेला और रेनकोट को परचेस करना बंद नहीं करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि कल से पन्नी लगा के घर से बाहर निकलेंगे, ऐसा करोगे क्या, नहीं करोगे, ठीक है। अल्ट्रा लेजेंड्स लोग होते हैं जो बोल देंगे कि हाँ हम कल से पन्नी पहन के घर के बाहर जाएंगे कि हमको बारिश नहीं लगे। पर जो एक रैशनल व्यक्ति होगा वो यही बोलेगा कि गाइज हम जाएंगे मार्केट, हम अम्ब्रेला खरीदेंगे, फिर वो 50 रुपये में मिले, 50 रुपये में तो कुछ नहीं होता है, 500 का मिले, चाहे 1,000 का मिले, चाहे 1,500 का मिले, उसकी प्राइस कुछ भी होगी, मैं उस चीज़ को खरीद कर लेकर आऊँगा। क्यों, अभी वेदर में चेंज हो रहा है, जो भी वेदर की डिमांड होगी से अभी बारिश चल रही है इसलिए बारिश के लिए अम्ब्रेला और रेनकोट बोल रही हूँ। ठंड चल रही होती तो वुलन क्लॉथ्स की ज़रूरत होती, ठीक है, हमें स्वेटर्स चाहिए होते, हमें वो जो हमारे ठीक है आ रहा है वुलन क्लोथ्स जो भी होते हैं, हमारे स्वेटर्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो उनको खरीदना मेरे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता, पलक क्या हो रहा है, प्रेफरेबल होता, ठीक है। तो फिर वाली उनकी प्राइस कुछ भी होती, लेकिन क्योंकि उसकी डिमांड है मुझे, अभी उसके बिना मेरा काम नहीं होने वाला है। हुडी,
गाइस हुडी नहीं आ रहा था मुझे नाम याद, हुडी खरीद के लाते, फैशन वाली हुडी खरीद के लाते, ठीक है, पर लाते ज़रूर क्योंकि वो वेदर की नीड है, वो वेदर हमारे से डिमांड कर रहा है कि आप लोगों को उसकी ज़रूरत है। जैसे बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला चाहिए, बारिश हो रही तो रेनकोट चाहिए, पन्नी पहनकर घर से बाहर नहीं जाएगा कोई भी, ठीक है। अगर गलती से भी मोहमाया मिल गई और उसने देख लिया कि वाह पन्नी आदमी है ये, तो रहने दो, नहीं रहना हमको इसके साथ में, ठीक है, तो फिर ऐसे कचरे हो जाएंगे, इसलिए अम्ब्रेला खरीदो या फिर रेनकोट खरीदो, ठीक है। तो वो फिर महंगा मिले चाहे कैसा भी मिले, मुझे खरीदना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे, इसमें गिवन गुड आप लोग थोड़ा सा होल्ड पे रखिए, समझाएंगे इसको क्योंकि उसको समझाना ना थोड़ा डिफिकल्ट है। बाकी स्टेटस सिंबल गुड्स कौन हो गए? दिखावटी लोग, ठीक है, कि जेब अंदर से भले ही कुछ भी हो लेकिन बाहर से दिखनी चाहिए कि आईफोन यूज़र है भाई, ठीक है। फिर है फियर ऑफ शॉर्टेज की कल को चलते वापस से लॉकडाउन लग जाए तो फिर हमें वो शॉर्टेज का फियर होगा कि घर में ये सामान खत्म हो जाएगा, तो भले ही प्राइस आसमान छू रही होगी लेकिन फिर भी हम वो नेसेसिटीज़ को खरीद कर लेकर आएंगे, ठीक है। इग्नोरेंस, मम्मी ने भिंडी लेने भेजा था, अब तो आप ज़रूर जाओगे भिंडी लेने, ठीक है, पर आप लोगों को प्राइस पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या चल रही है और आप उसको लेकर आ गए हो हायर प्राइस पे, ठीक है। तो आप लोगों ने वो भिंडी खरीद के ले आए हो, मम्मी ने बोला कि भैया धनिया भी नहीं लाए और तुमने 20 रुपये एक्स्ट्रा दे के आ गए, तो ये वो इग्नोरेंस वाला पॉइंट है कि कभी मार्केट गए नहीं हो, कभी मार्केट के दर्शन करे नहीं है और फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। फैशन रिलेटेड गुड्स, अब ये वो गुड्स होते हैं जो कि आपके फैशन को दिखाते हैं कि भाई व्यक्ति फैशनेबल है, डिमांड के साथ मतलब जो मार्केट डिमांड करता है उसके साथ में ये गाइस चल रहा है, ठीक है। फिर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ कि अब अगर इंजेक्शन चाहिए मुझे जिंदा रहने के लिए तो लगवाऊंगा ही, फिर 10,000 का मिले चाहे कितना ही महंगा मिले, ये थोड़ी बोलूँगा डॉक्टर से कि मत लगाए, मरना ज़्यादा बेटर है, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे, इंजेक्शन लगवाओगे, कुछ भी करोगे पर इंजेक्शन लगवाओगे, ठीक है। तो वो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ में आता है कि अगर कल से आपको किसी भी बेसिक नेसेसिटी की ज़रूरत है, खाना खाने के लिए व्यक्ति कुछ भी करता है, 2 वक्त की रोटी के लिए व्यक्ति कुछ भी करता है, ठीक है। ऐसे थोड़ी कि बोल देता कोई बात नहीं आज नहीं खाते हैं खाना, कल दोनों दिन का साथ में खा लेंगे, ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? आज का खाना आज ही खाते हो, ठीक है। तो वो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ में है कि अगर कुछ भी चीज़ महंगी होती है तब भी हम उसका कंजम्पशन ज़ीरो नहीं करते हैं क्योंकि वो मेरे लिए नेसेसिटी है। चेंज इन वेदर, बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला चाहे 500 रुपये का मिले चाहे 1500 का मिले, मैं खरीद कर ही लेकर आऊँगी क्योंकि वो मुझे डिमांड है, वो मुझे चाहिए, ठीक है, वो मेरे लिए नीड है अभी कि मुझे बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला लगेगा, मुझे बारिश से बचने के लिए रेनकोट लगेगा, फिर चाहे वो महंगा मिले चाहे वो सस्ता मिले मुझे उसको खरीद कर लेकर आना है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, उसको आपको याद रखना है और इनके अंदर आपको लिखना अपने हिसाब से ये, ठीक है। मैंने बता दिया कि इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल भिंडी वाला मत देना गाइज, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता दूंगी कि क्या देना है, नोट्स में बना हुआ है, पर ये हमारी लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशन हम लोगों ने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ओके। तो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें एंड सॉरी एंड उसमें हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि मैंने आप लोगों को बोला है कि गिवन गुड्स को होल्ड पे रखते हैं, बाद में समझेंगे, बाकी हम लोगों ने समझ लिया है। गिवन गुड्स आप समझा देती हूँ। गिवन गुड्स का मतलब होता है कि मान लीजिए आप लोगों के पास में 2 चॉइसेस दी जा रही हैं, एक कि आपको सेकेंड हैंड बाइक दिलाई जाएगी, दूसरी कि आपको नई चमचमाती KTM दिलाई जाएगी। किस जगह जाओगे? KTM की तरफ ही जाओगे ऑब्वियसली, क्योंकि मोह माया है जीवन में, तो मोह माया को दिखाने के लिए थोड़ा इंप्रेशन डालना पड़ेगा, वो इंप्रेशन का तड़का लगाने के लिए मुझे KTM की ज़रूरत है। तो ये गिवन गुड्स वो हुए कि इनकी प्राइस कुछ भी हो, हमको होशियारी दिखाना है, हमको समाज में हमारी वैल्यू बताना है, तो वो हम लोग उधर प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। क्वालिटी भी समझ लीजिए, फैशन भी समझ लीजिए, जो भी आपको मोह माया को दिखाने के लिए, इंप्रेशन जमाने के लिए समझ लीजिए। तो ये गिवन गुड्स वो व्यक्ति हैं, वो चीज़ें हैं जहाँ इससे आपका ना इंप्रेशन अलग हो जाता है कि देखो उसके पास तो चमचमाती गाड़ी है। लगता ही है ना, सेकेंड हैंड चीज़ें कैसी लगती हैं, लेकिन एक नई अपनी चीज़ नई खरीदना कैसा लगता है, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो गिवन गुड्स वो हो गए कि जहाँ आपको चॉइस दी जा रही है सेकेंड हैंड प्लस इसमें देने के लिए, तो आप लोग प्रेफरेंस फ्रेश चीज़ों को देंगे, ठीक है। क्वालिटी वाइज तो हर चीज़ उस पर जाएगी कि हमें जो नई चीज़ मिल रही है उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा शानदार होगी, टेक्निकल अपडेशन होगा उसका, साथ में हमारी कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती हैं कि जीवन में मोह माया का संसार होता है, तो उन्हें दिखाने के लिए कि गाइज हमारे पास में बहुत अच्छी KTM है, ठीक है, मस्त, फिर घुमाने निकलेंगे हम, ठीक है, कोई बात नहीं। ये स्टंट अपने घर पे भी और कहीं भी प्रयोग ना करें आप लोग, ठीक है। फिर है स्टेटस सिंबल गुड्स और गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन, मतलब कि जीवन में पैसे हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, आदमी दिल का कितना अच्छा हो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जेब में अगर आईफोन है, हाथ में अगर आईफोन है तो मतलब इंसान अच्छा है, फिर चाहे वो दिल से कितना ही बुरा हो। तो ये कुछ स्टेटस सिंबल गुड्स हैं कि जहाँ से आपका स्टेटस बिल्ड होता है सोसाइटी में, ठीक है। हम बोलते हैं ना, देखो उसके पास आईफोन है,
ठीक है, बोलते हैं ना जो आईफोन की, मतलब आईफोन का मुझे समझ नहीं आता है कि जीवन में इतने तो लोग शायद कपड़े नहीं खरीदते होंगे जितने ये लोग आईफोन की सीरीज़ निकाल देते हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, अभी पता नहीं कौन सा ट्रेंड में आईफोन 11, ठीक है, जो भी है, तो 11X Pro जो भी है, कोई बात नहीं ठीक है, अपडेशन चाहिए इसके लिए भी। फिर है फियर ऑफ शॉर्टेज, तो ये तो हमें हमारी कोरोना ने समझा ही दिया है। कोरोना के चलते रहत हम लोग सभी फियर ऑफ शॉर्टेज से बहुत बखूबी हम लोगों का इंट्रोडक्शन जो हो चुका है। तो हमारी मम्मियाँ सारा सामान घर में पहले से ही समेट कर रख लेती हैं, भर के रख लेते हैं हम लोग सब कुछ, ताकि आगे चलकर प्राइस बढ़ भी जाए तो हमें फियर ऑफ शॉर्टेज में ये कि ऐसा लगता है कि आगे चलकर ये लोग नहीं मिलेंगे, मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो हम वो सामान अभी ले आते हैं, फिर चाहे उसकी प्राइस कुछ भी हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता हम लोगों के लिए। ऐसे ही कोरोना में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें करी कि 21 दिन के लॉकडाउन के चलते जब चालू होने वाला था, क्या हो रहा है यार, अभी 21 दिन के लॉकडाउन को जब शुरू किया गया था तो उससे पहले मार्केट में आपको उस रात को भीड़ देखनी थी, 20 तारीख की रात, मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि सभी ने देखा होगा, आपने, मैंने, सबने उस चीज़ को फेस करा है कि सब मार्केट में गए थे फटाफट, ये भी ले लें, ये भी ले लें। 21 दिन तक ना तो कोई शॉप खुलेगी, ना राशन शॉप मिलेगी, ना ही सब्जी मंडियाँ खुलेंगी, कुछ भी नहीं खुलेगा, सिर्फ आपको दूध वाला आपके घर पे दूध देकर जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो वो 21 दिन के फियर की वजह से हम लोगों ने कितना सामान, कितने लोगों ने प्राइस बढ़ा दी है, सब हम लोगों ने पहले से अपने घर के अंदर स्टोर करके रखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये वही है कि अगर आपको ऐसा डर लगता है कि आगे चलकर उसकी प्राइस कम होगी, मतलब वो मार्केट में उसका सप्लाई कम हो जाएगा या वो कम मिलेंगे, तो हम अभी से उसको लेना शुरू कर देते हैं। फिर इग्नोरेंस, मसाला भिंडी भारी पड़ गई है हम सबके ऊपर, ठीक है। तो आप लोग गए थे भिंडी लेने, बेचारे लोगों को, बेचारे मेरे प्यारे बच्चों को पता ही नहीं है कि भिंडी क्या चल रही है मार्केट के अंदर, क्या भाव है भिंडी का, और 40 रुपये किलो की ले आते हैं। फिर मम्मी का तांडव सुनते हैं हम कि 20 रुपये की भिंडी मिलती, साथ में धनिया फ्री में लाती मैं, तूने 40 रुपये दे आया ना, तो धनिया लेके आया ना, तो भिंडी की क्वालिटी लेके आया, ठीक है। तो वो कि आप लोगों को प्राइस पता नहीं मार्केट में, फिर भी आप हाई प्राइस पे उस चीज़ को खरीद लेते हो। फैशन रिलेटेड गुड्स की पहले चला था वो फटी हुई जीन्स पहनना है, रग्ड जीन्स जिसको कहते हैं, अच्छी इंग्लिश में, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में और फिर वो अपना क्या, हाँ ठीक है, इधर की स्लीव्स का कलर अलग, इधर की स्लीव्स का कलर अलग, फिर भी बहुत ट्रेंड में था वो, हर कोई पहन रहा था, पता नहीं क्या ही लगा। अब रणवीर सिंह बने हुए थे, ठीक है, मार्केट में उस वक्त तो, ठीक है। फिर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे बोलेंगे कि डॉक्टर साहब अगर 10,000 का इंजेक्शन लग रहा है तो बिल्कुल लगाइए, ऐसे थोड़ी बोलोगे कि मत लगाओ, मरना ज़्यादा बेटर है मेरे लिए, 10,000 का इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा मैं, ठीक है। तो वो आपकी नेसेसिटी है, जीने के लिए जान सबको प्यारी है, तो वो अपनी जान के लिए व्यक्ति हर कुछ चीज़ करेगा, हर वो पॉसिबल एफर्ट लेगा कि मैं बच जाऊं, ठीक है। तो वो 10,000 का इंजेक्शन हो चाहे कितना ही महंगा हो, हम लगवाएंगे। और कोरोना ने इस चीज़ का हमें बखूबी अंदाज़ा लगवा दिया है कि व्यक्ति क्या क्या नहीं कर जाता है, ठीक है, भगवान सबकी रक्षा करना, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, डिस्क्लेमर ये है कि अगर इंजेक्शन सस्ते हो गए तो ये नहीं बोलोगे डॉक्टर को कि 10-15 लगा दो एक बार में, चॉकलेट्स नहीं खा रहे हैं या इंजेक्शन लगा रहा है, जितनी नीड है उतना ही करो, ठीक है। फिर चेंज इन वेदर, अब जैसे जैसे वेदर बदलता है, जैसे भारी बारिश हो रही है तो आप लोग रेनकोट और अम्ब्रेला ही खरीदोगे, जनरली सी बात है, नॉर्मल सा बात है, रैशनल व्यक्ति यही खरीदेगा, वो बहुत ही अल्ट्रा लेजेंड है जो रजाई खरीदने जाएंगे, ठीक है। तो फिर अम्ब्रेला या रेनकोट की जो भी प्राइस होगी वो हम लेंगे ही, ऐसे तो है नहीं बोल देंगे कोई बात नहीं, पन्नी बांध के निकल जाएंगे, पन्नी पहन के निकल जाएंगे। अब जो पन्नी पहन के निकलेगा फिर याद रखना मोह माया भी मार्केट में घूमती रहती है मस्त गाड़ियों से, ठीक है, तो सामना हो सकता है आप लोगों का, इसलिए अम्ब्रेला और रेनकोट ही खरीदें। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे लॉ ऑफ डिमांड के जो हम लोगों ने देख लिए, इसमें से मैंने गिफन गुड्स भी आप लोगों को समझा दिया है, जो कि मैंने होल्ड पर डलवाया था अभी थोड़े टाइम के लिए, पर हम समझ चुके हैं, ठीक है। और भी नहीं भी समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और समझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब ये कुछ स्पेशल पार्ट है डिमांड के साथ में, वो आप लोगों को देखना है, इसके भी एग्जाम्पल्स दूंगी मैं, तो समझ में आएगा आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से। हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, आज तो पूरी तरह एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, हम रिलेशनशिप्स को एग्जाम्पल्स ही जज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि मूव कर रही है, ठीक है, कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है। तो व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मेरी क्वांटिटी जो है वो मेरी कमोडिटी की प्राइस के चेंज होने की वजह से आगे पीछे हो रही है, मेरी डिमांड मेरी क्वांटिटी की, मेरी कमोडिटी के प्राइस के ऊपर नीचे होने से डिमांड मेरी बदल रही है, तो वो कहलाता है मूवमेंट, ठीक है, वो कहलाता है मूवमेंट होना, ठीक है।
कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्राइस को बदलने का अधिकार है, बाकी सब लोग सेटरिस पेरिबस रहेंगे, शांत रहेंगे, कोई भी बदलने का अधिकार नहीं होगा और कोई बेवफा नहीं हो सकता, सिर्फ प्राइस बदल सकती, सिर्फ प्राइस धोखा दे सकती है हमें, ठीक है। इट इज़ नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसी को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप लोगों को दो चीज़ पढ़नी है, एक पढ़ना है एक्सपांशन, दूसरा पढ़ना है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब एक्सपांशन पढ़ने के लिए मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, तो आप मुझे बताना कि वो क्या हो रहा है, ठीक है। अब एक सुंदर सा, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है पर देखते हैं यहाँ आईपैड पे कैसी आती है, लेट्स सी। तो अगर हमारे पास में बलून हो, ऐसा बलून कैसा होगा, हाँ ठीक है ऐसा, ठीक है, ये बलून है हमारा सुंदर सा, घड़ा ज़्यादा लग रहा है, मेरा बलून कम लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। ये मेरा एक बलून है, अब इसमें जब मैं एयर ब्लो करूँगी, ठीक है, जब मैं उसमें बोलूँगी कि किसको बलून फुलाना आता है तो बलून फुलाओ, इसमें हवा दी जा रही है कि उसमें एयर ब्लो की जा रही है कि बलून फूलेगा, ठीक है। अब आप इसको फुला रहे हो तो ये मस्त फूल के हो गया है, इसको डायग्राम्स को अपनी कॉपी में ड्रॉ करना, पढ़ते वक्त याद आएगा आप लोगों को। ठीक है, क्या आप लोगों ने हवा दी, आप लोगों का बलून है सुंदर सा, खूबसूरत सा, ठीक है गाइज, ओके। तो क्या देख रहे हो आप लोग कि ये एक आपका नॉर्मल सा बलून था, आप लोगों ने जब इसमें एयर ब्लो करना शुरू किया तो ये क्या होने लग गया, एक्सपांड होने लग गया, ठीक है, ये एक्सपांड होने लग गया, ठीक है। तो जब आप हवा डालोगे इसके अंदर तब ये एक्सपांड होगा, और जैसे ही आपने इसके ये जो ये पॉइंट है यहाँ से आपने हवा को आउट किया तो ये कैसा हो जाएगा, वापस छोटू सा हो जाएगा, ठीक है, वापस ये ऐसा छोटू सा हो जाएगा अपना, बहुत ही छोटू सा हो गया है, कोई बात नहीं, इग्नोर द ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा हो जाएगा और क्या बचेगा फिर, जब हमने एयर ब्लो करी तो हमारा बलून बहुत ज़्यादा फूल गया, मतलब क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, एक्सपांशन हो रहा है बलून के अंदर, इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। अब ये सॉरी इंक्रीज डिक्रीज पता चलेगा कि क्यों बोला है मैंने, जब मैंने अपने बलून के अंदर हवा प्रेशर ब्लो किया है, हवा डाली, प्रेशर ब्लो करा है, एयर ब्लो करी है, तो मेरा बलून एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, इतना भी नहीं कि फूट जाए, बस एक लिमिट तक ही हवा डालनी है उसके अंदर, एक लिमिट तक ही हवा देनी है उसको, ठीक है। फिर वो हम करते हैं ना ऐसे, मस्त मेहनत से फुला तो लिया, फिर थोड़ा सा छूटते से वो मस्त फूल के ऐसे 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 करके हाथ में छोटा सा जाता है, तो वो जैसे ही आपने हवा छोड़ी उसकी, मतलब आपने उसको एयर ब्लो होने का कि बाहर निकलने का रास्ता दिया, तो आपका बलून वापस छोटा हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है कि जब आपकी प्राइस की वजह से आपकी डिमांड में ऊपर नीचे, मतलब डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं, आपकी डिमांड बढ़ रही है, एक्सपांड हो रही है, मूवमेंट में क्या होगा, एक्सपांशन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। हमारी डिमांड मूव कैसे करेगी, ये बलून मूव कर रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से, पहले सरफेस, इसका जो सरफेस एरिया है वो इतना ही था, अब इसका सरफेस एरिया बढ़ के इतना हो गया, तो इसने ये मूवमेंट किया है, ठीक है, इंक्रीज नहीं हुआ है, ये मूवमेंट हुआ है इसका, कि ये इस एरिया से यहाँ तक आ गया है। तो जब मेरी कमोडिटी की प्राइस की वजह से डिमांड में अगर एक्सपांशन दिखता है कि डिमांड बढ़ी हुई दिख रही है, तो वो चीज़ कहलाती है मेरे लिए एक्सपांशन ऑफ डिमांड, ठीक है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। और वहीं मेरी ही प्राइस की वजह से, मतलब मेरी कमोडिटी की प्राइस की वजह से मेरी डिमांड कम होती हुई दिखाई दे, मतलब मेरी हवा बाहर निकल रही है और मतलब मेरी हवा की वजह से मेरा बलून छोटा हो जाए, तो ये क्या दिख रहा है हमको कि अब इस मूवमेंट से कहाँ आ गया है, वापस उसी मूवमेंट पे, मतलब इसने बलून ने पीछे मूव किया, तो क्या दिख रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है, समझ में आया। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, जब आपकी वजह से, मतलब आपकी खुद की प्राइस की वजह से आपकी कमोडिटी के अंदर चेंज आ रहा है, मतलब मेरी कमोडिटी की जो प्राइस है उसकी वजह से अगर मेरी डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है, तो वो अगर वो चेंज एक्सपांशन, डिमांड बढ़ रही है तो मतलब कहलाएगा वो मेरे लिए एक्सपांशन कहलाएगा, या फिर डिमांड कम हो रही है तो वो कहलाएगा मेरे लिए कॉन्ट्रैक्शन। और ये दोनों चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, ये दोनों चीज़ें हम पढ़ते हैं मूवमेंट में,
ठीक है, मूवमेंट ऑफ डिमांड, ठीक है, ओके। अब इसके डायग्राम को ड्रॉ कर देती हूँ मैं कि एक्सपांशन कैसे होता है और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। कॉन्ट्रैक्शन का आगे ड्रॉ करेंगे, ये रब कर रही हूँ, आप लोग खुद इसको नोट कॉपी में उतार लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है, पॉज करके गाइज, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। चलो ओके, तो इसका बनाते हैं। अब सिर्फ प्राइस चेंज हो सकती है, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब क्या होता है? एक्सपांशन रेफर्स टू अ राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। आपकी क्वांटिटी, आपकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि आपकी जो प्राइस है कमोडिटी की वो गिर गई है। फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं, बाकी जो फैक्टर्स जो हमारी डिमांड को डिटरमाइन करते हैं या अफेक्ट करते हैं, वो सब लोग कांस्टेंट ही हैं, लेकिन सिर्फ मेरी जो प्राइस है वो भी मेरी सिर्फ कमोडिटी की जो खुद की प्राइस है उसमें कोई चेंजेस आ रहा है, मतलब वो गिर रही है, तो मेरी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। वो उस डिमांड बढ़ने को कहते हैं एक्सपांशन इन डिमांड। डिमांड में एक्सपांशन होना वो कहलाएगा मेरे लिए एक्सपांशन इन डिमांड। एक्सपांशन पढ़ने के लिए फटाफट छोटा सा हम लोग एक वो बना लेते हैं टेबल, एक्सपांशन इन डिमांड, ठीक है। इसका टेबल ड्रॉ कर लो। तो टेबल में आप लोगों को दिखेगा कि प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। तो जब मेरी प्राइस 200 रुपये थी तो मैंने 5 यूनिट खरीदे, और वहीं जब मेरी प्राइस 150 हो गई तो मैंने 10 यूनिट खरीदे, ठीक है। इमेजनरी है, आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। पेन, पेंसिल, स्केल, रबर, शार्पनर, जितना भी चीज़ें हैं साथ में लेके चले। मेरे पास नहीं, आप लोगों के पास है, आप लोग नोट कॉपी में व्यवस्थित ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब हमेशा सिखाया है कि प्राइस वाला जो फैक्टर है वो वाई एक्सिस पे रहेगा और बाकी चीज़ें एक्स एक्सिस के ऊपर रहेंगी, ठीक है। ये एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, सॉरी, ठीक है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन, अब यहाँ 100, 150, 200, 5, 10, 15 और 20, ठीक है। यहाँ लिख दो प्राइस, यहाँ लिख दो क्वांटिटी, ठीक है। तो अब यहाँ एक चीज़ देखना है कि जब मेरे पास में 200 रुपये था तो मैंने कितनी चीज़ें खरीदी थी? 5 यूनिट्स, ठीक है। हाँ, 200 रुपये था तो मैंने खरीदी थी 5 यूनिट्स, ठीक है। और जैसे ही 150 रुपये हो गई तो मैंने उस अपनी डिमांड को बढ़ा के कर दिया है 10 यूनिट, ठीक है। 10 यूनिट्स खरीदे हैं मैंने। तो अब यहाँ पे से जो लाइन ड्रॉ होके निकलेगी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ऐसे मस्त सुंदर से चिपका के निकालना, कोई बात नहीं। ये जो लाइन निकली है, ठीक है, ये मूवमेंट किधर हुआ है डिमांड का? जो मूवमेंट हुआ है वो किधर हुआ है? डाउनवर्ड, ठीक है। ये मूवमेंट कौन सा हुआ है डिमांड का? डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है। और इसी डाउनवर्ड मूवमेंट को क्या कहा जाता है? एक्सपांशन ऑफ डिमांड, ठीक है। यही कहलाता है हमारे लिए एक्सपांशन ऑफ डिमांड, ठीक है। जब मेरी कमोडिटी की प्राइस गिर रही हो तो मेरी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब मेरी कमोडिटी की प्राइस गिर रही हो तो मेरी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से मेरा जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड मूवमेंट होते से ही मुझे पता चलेगा कि मेरी डिमांड एक्सपांड हो रही है, बढ़ रही है। बलून में हवा डाल रही हूँ तो मेरा जो बलून है वो एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है मेरा बलून। तो ये कहलाता है आप लोगों के लिए एक्सपांशन ऑफ डिमांड, ठीक है। ये पढ़ लिया है। अब आप लोगों को पढ़ना है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब होता है फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ आपकी जो डिमांड है वो गिर रही है, क्यों? क्योंकि आपकी जो कमोडिटी उसकी प्राइस बढ़ चुके हैं। सेम चीज़ उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बना देते हैं डायग्राम, टेबल बना रहे हैं जो कि है हमारे लिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। टेबल में आप लोग लिख लेना कि यहाँ प्राइस है और यहाँ है क्वांटिटी। पहले क्वांटिटी 150 थी तो आप लोग 10 आइटम खरीदते थे, अब क्वांटिटी 200 हो गई है तो आप लोग 5 आइटम खरीदते हो, ठीक है। तो वही सेम चीज़ जब इसको ग्राफ पे शो करोगे
वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन 100, 150, 200, 5, 10, 15, 20। तो जब 150 था हमारा तो हम लोगों ने 10 यूनिट्स खरीदे थे, ठीक है, स्केल और पेंसिल से ड्रॉ करें। और जब 200 हुआ, जब 200 हुआ तो मैंने 5 यूनिट्स खरीदे। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एरो दिख रहा है आप लोगों को, जो हमारा डाउन, पहले हम, मतलब यार कैसे होगा, शिट, ठीक है कोई बात नहीं, ये टच करना है आप लोगों को इन 2 पॉइंट्स पे। तो अब यहाँ पे आपको डिमांड किधर तरफ जाते हुए दिख रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है डिमांड का। पहले डाउनवर्ड हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि मेरी प्राइस बढ़ गई है और मेरी क्वांटिटी कम हो गई है, प्राइस बढ़ने की वजह से मेरी डिमांड कम हो गई है, तो मेरा जो मूवमेंट है डिमांड का वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये जो मूवमेंट है उसको कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट कहलाता है ये। हाँ, यहाँ लिख देना क्वांटिटी और प्राइस, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट जो कि हमारे लिए कहलाता है सुंदर सा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है, डिमांड मेरी कम हो रही है ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब डिमांड मूव कर रही है, मतलब मूव कब कर सकती, जब उसकी खुद की प्राइस के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा हो। जब प्राइस कम होगी या प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड मूव कर सकती है। तो मूवमेंट कब होता है, जब कमोडिटी की खुद की प्राइस के अंदर चेंज हो, ठीक है। बाकी सारे फैक्टर्स मेरे लिए कांस्टेंट ही हैं, अभी कुछ भी और किसी भी चीज़ के अंदर बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी की बात आगे पढ़ेंगे। पर हाँ ठीक है, ये बात याद रखो कि मूवमेंट जब भी होता है तो वो अपनी खुद की वजह से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, कि डिमांड क्यों कम हो रही, क्योंकि आपकी खुद की कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई होगी या कम हो गई होगी, जैसा भी केस रहा होगा। तो मेरी डिमांड मूव करेगी या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड मूव करेगी मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डाउनवर्ड मूव करेगी मतलब एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब चलते हैं नए सिरे की तरह, जो नया पार्ट पढ़ना है वो पढ़ना है आप लोगों को शिफ्ट। अभी हमने मूवमेंट पढ़ा, अब हम लोगों को पढ़ना है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्यों होता, कब होता है, व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन द प्राइस ऑफ इट्स ओन। मतलब उसकी प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स है उनमें किसी के अंदर कुछ चेंज आया है, उस वजह से मेरी डिमांड है जो बदल गई है, या तो कम हो गई होगी या तो ज़्यादा, या तो कम हो गई होगी तो इंक्रीज हो गई होगी, ठीक है। तो वो कहलाता है मेरे लिए शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट में क्या पढ़ा था कि खुद की प्राइस के अंदर कमी होना या बढ़ाव चढ़ाव देखने पे हमारी डिमांड कम ज़्यादा हो रही थी। लेकिन शिफ्ट कब होता है, जब मेरे जो बाकी के जो फैक्टर्स हैं जो मेरी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट्स जो मेरी डिमांड के थे, ठीक है, तो वो लोगों के अंदर कुछ चेंजेस आता है, बाकी के जो फैक्टर्स हैं उनके अंदर चेंज आता है। अब मेरी यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस के साथ में छेड़छाड़ नहीं होगी। अब बेवफाई कौन करने वाला है, बाकी के फैक्टर्स, ठीक है। अब मेरी प्राइस शानदार चुपचाप एकदम कांस्टेंट रहेगी, बाकी सारे फैक्टर्स को मैं छेड़ सकती हूँ, ठीक है। तो शिफ्ट कब होगा, जब बाकी के जो फैक्टर्स है उनके अंदर जब चेंज आ रहा होगा, तब वो जो डिमांड कर्व शिफ्ट करेगी, आगे होगी या पीछे होगी, तो वो कहलाएगा आप लोगों के लिए शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, पर उससे पहले कुछ रीज़न समझ लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका डिमांड कर्व चेंज हो सकता है, जैसे कि चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस बदल रही है लेकिन आपके गुड्स की प्राइस सेम है, जो मेन कमोडिटी है वो सेम ही है, रियल गुड्स जो हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस में चेंज होने की वजह से मेरी डिमांड कम ज़्यादा हो सकती है। चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, आपका इनकम पोर्शन बढ़ जाए कम हो जाए, जैसा भी है वो आप लोगों के लिए होगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होने की वजह से हम लोग सामान पहले खरीद लेते हैं, तो उस वजह से भी मेरी डिमांड जो है वो कर्व वो शिफ्ट आगे पीछे होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़े थे, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, जैसे कि शुगर, टी, पेन एंड इंक, वो वाली बात है, ठीक है। फिर है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अभी जो आपका प्रेफरेंस चल रहा है उसकी प्राइस तो सेम है, लेकिन कल चल के आपका टेस्ट चेंज हो गया,
फिर उसकी प्राइस भले ही कुछ भी हो, तो आप लोगों ने इसका कम, आपने जो अभी हाल फिलहाल जिस गुड्स के साथ में आप डील कर रहे हो उसको आप कंजम्पशन करना कम कर दोगे, और जो आपको नया पसंद आया आप उसका कंजम्पशन चालू कर दोगे, ठीक है। तो वो उस वजह से चेंज इन पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन की साइज में चेंज आने की वजह से या तो मेरी डिमांड कम हो सकती, मेरी प्राइस सेम ही है लेकिन मेरी पॉपुलेशन बढ़ने या कम होने की वजह से मेरी डिमांड ज़्यादा या कम हो सकती है। चेंज इन सीजन एंड वेदर, मेरी प्राइस तो सेम ही है लेकिन बारिश अगर कम हुई तो हो सकता है अम्ब्रेला नहीं भी निकले, हो सकता है रेनकोट ज़्यादा निकल जाए, जो भी चीज़ें हैं हो सकती, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले इंक्रीज पढ़ने से पहले आप लोगों को वापस बलून का एग्जाम्पल दिया जाएगा कि आप लोगों के पास में है बलून, ठीक है। अभी सिर्फ एक बैलून है, ठीक है, हाँ अभी सिर्फ एक बलून है, ठीक है। तो एक बैलून है आप लोगों के पास में, मतलब ये ऐसा छुटकू सा, अब एक बलून है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आपकी बलून की मतलब प्राइस वाला फैक्टर तो गया ही सही, अब आप लोगों के पास में आ गए बहुत सारे बलून्स, ठीक है। ऐसे मुझे तो बलून्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे बलून्स जो हैं आप लोगों के पास में आ गए हैं। बस ठीक है, हाँ। तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ क्या बलून एक्सपांड होते हुए दिख रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ क्या दिख रहा है कि मेरी बलून की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। पहले मेरे पास में एक ही बलून था, अब मेरे पास में 1 2 3 4 5 और 6, अब मेरे पास में 6 बलून है। तो ये क्या शो कर रहा है मुझे, ये शो कर रहा है इंक्रीज, ठीक है। मेरी जो बलून है, मेरी जो बलून की क्वांटिटी मतलब क्या, डिमांड, वो मेरी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अब वहीं अगर देखें कि आप लोगों ने अब जो बलून है 6 में से आप लोगों ने सिर्फ 1-2 बलून ही अपने पास में रख ली, बाकी सारे जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, या जो कुछ भी फैक्टर रहा होगा आप लोगों का वो, हाँ ठीक है, 2 बलून ख़त्म हो गए हमारे। तो अब कितने बचे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है मेरे साथ में, ये दिखा रहा है मेरे पास में डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं कर रहा है कि हवा ख़त्म हुई तो मेरा बलून वापस 1 हो गया। यहाँ मेरे पास में 6 से 4 बलून हुए, मतलब 2 लोगों का लॉस हो गया, और वो क्या हो रहा है मेरे पास में, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज शो कर रहा है। तो ये वाला पार्ट जो है हम इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पढ़ने वाले हैं कि इंक्रीज कैसे होगा जब आपकी खुद की प्राइस तो सेम ही है लेकिन आपके बाकी कुछ फैक्टर्स जो हैं उनमें चेंज आने की वजह से आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज और डिक्रीज कैसे फेस करती है, ठीक है। समझ में आया कि इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा, और एक्सपांशन कब होगा, और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर दिया जाए सुंदरता से, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड के लिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड, प्राइस तो मेरी सेम रहनी, तो से 100 रुपीज़ ही मेरी प्राइस है, लेकिन जो मेरी क्वांटिटी है वो बदल रही है। क्वांटिटी पहले मैं लेती थी 80 और अब मैं ले रही हूँ 70, ठीक है। तो इसको जब हम ग्राफ पे देखेंगे, तो ग्राफ पे देखने के लिए इसी सुंदर सी लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी आप लोगों को, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। प्राइस तो आप लोगों की कांस्टेंट है, तो प्राइस कांस्टेंट, ठीक है। ये प्राइस मतलब इन्हीं 100 से, पर मेरी जो डिमांड है उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। पहले मैं लेती थी मतलब 70 80, सॉरी ये इंक्रीज इन डिमांड दिखाना है ना मेरे को, मैं डिक्रीज इन डिमांड दिखा रही हूँ। पहले मैं खरीदती थी 80 और अब मैं लेने लग गई हूँ 100, ठीक है। तो प्राइस तो कांस्टेंट है कि प्राइस में तो कोई चेंजेस हुए नहीं, 100 ही चल रही है, लेकिन मेरी जो डिमांड है वो बदल गई है। हो सकता है कि मेरे कुछ भी रीज़न रहा होगा कि मेरे सब्स्टिट्यूट्स हो गए, मेरे टेस्ट में चेंज हो गया। तो पहले मैं जो चीज़ 80 खरीदती थी, अब इसके ऊपर से इसको खींचना पड़ेगा, आप लोगों को लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। आप लोगों की डिमांड जो है, मेरा टेस्ट बदल गया, मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है वो सामान, तो मतलब यहाँ पे से, ठीक है। तो मतलब एक लाइन ऐसे आ रही है आपकी, पर अब आपकी डिमांड जो है वो शिफ्ट कर गई है, वो आ गई है
शिफ्ट हो गई है, ठीक है, मूव नहीं कर रही, शिफ्ट हो गई है किस पे, 100 की तरफ, ठीक है, मतलब इधर पॉइंट याद रखना, और वो आपकी डिमांड हो गई है ऐसे पॉइंट्स पे, ठीक है। हाँ, तो जो ये प्राइस है मेरी वो तो कांस्टेंट ही है, लेकिन जब मेरी 100 रुपये थी तब पहले मैं 80 यूनिट्स खरीदती थी, लेकिन अब जब मेरी प्राइस तो सही है लेकिन कोई और फैक्टर चेंज हुआ होगा, टेस्ट में बदलाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से मेरी जो प्राइस है, मेरी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऐसे डॉटेड लाइन से शो करना है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है कि अब मेरी जो प्राइस है वो 80 से 100 हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड हो रहे हैं, ठीक है। और ये क्या दिखा रहा है मुझे, ये शिफ्ट दिखा रहा है, ठीक है, ये शिफ्ट हो रहा है मेरे साथ में। मेरा डिमांड कर्व पहले डी था, मेरा डिमांड कर्व D1 हो गया है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है मुझे यहाँ पे शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। यहाँ नीचे लिख देना क्वांटिटी और यहाँ प्राइस फैक्टर। इंक्रीज इन डिमांड समझ में आया। अब पढ़ते हैं डिक्रीज। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है, फॉल इन डिमांड ऑफ द कमोडिटी कॉज्ड ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब किसी और फैक्टर की वजह से कुछ भी चेंज हो रहा है आपकी डिमांड के अंदर, तो वो कहलाएगा डिक्रीज हो रही है अगर आपकी डिमांड, ठीक है। बाकी के जो फैक्टर्स अवेलेबल है मार्केट में उनकी वजह से अगर आपकी डिमांड कम हो रही है तो वो कहलाएगा मेरे लिए डिक्रीज इन डिमांड कर्व, ठीक है। इसका भी ग्राफ समझ लेते हैं। इसके ग्राफ के लिए भी यहाँ ऊपर आप लोग हेडिंग डाल दो कि डिक्रीज इन डिमांड कर्व, टेबल के लिए वही कि प्राइस आप लोगों की सेम रहेगी, क्वांटिटी भी बदल सकती है, ठीक है। 100 पहले जो चीज़ आप लोग 50 खरीदते थे अब वो आप लोग 25 खरीद रहे हो, ठीक है। तो ये आप लोगों का डिमांड डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसको ग्राफ पे ले, पेन और पेंसिल का इस्तेमाल करें गाइज। अब आपकी प्राइस तो जो है वो कांस्टेंट ही है, तो मतलब पहले जब 100 थी तो आप लोग कितने पीसेस खरीद रहे थे, 50 पीसेस ले रहे थे, ठीक है। मतलब यहाँ जब आप ये प्राइस तो कांस्टेंट ही, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए हम लोग कांस्टेंट लाइन डाल रहे हैं पैरेलल लाइन की, वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन कुछ और फैक्टर चेंज होने की वजह से मेरी अब जो क्वांटिटी है वो मैं परचेज करने लग गई हूँ 25, ठीक है। ये डॉटेड लाइन से ही दिखाना, ऐसे इमेजिनरी लाइन सुंदर लगेगी यहाँ पे, इसलिए ठीक है। तो पहले क्या होता था कि पहले मैं यहाँ आती थी, ठीक है। अब मैं कहाँ आ रही हूँ, मैं यहाँ आ रही हूँ, इस पॉइंट से निकालना है आपको आपके इसको, वेरी गुड, ठीक है। तो पहले मेरा डी ये था, अब मेरा D1 ये है। मेरा डिमांड जो शिफ्ट था, मेरी डिमांड किधर शिफ्ट कर रही है, अंदर की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। जब मेरी डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी, ओके, हाँ एक चीज़ और, ये वाला मूवमेंट कौन सा, ये वाला जो शिफ्ट है वो कौन सा शिफ्ट है, ये है मेरे लिए राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। जब मेरी डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट करेगी तो मतलब मेरी डिमांड के अंदर इंक्रीज हो रहा है। जब मेरी डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी, मतलब जब मेरी डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी तो वो शो करेगा मेरे लिए डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड कर्व, ठीक है। और ये है मेरा शिफ्ट इन डिमांड कर्व शो करेगा, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड कर्व कब होगा, जब मेरा जो शिफ्ट है वो मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। और वो किस वजह से, मेरी प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन कुछ और फैक्टर के चेंज होने की वजह से मार्केट में जो भी फैक्टर अवेलेबल है, हो सकता है टेस्ट बदल गया हो, इनकम बदल गई हो, सब्सिट्यूट्स के प्राइस चेंज हो गए हो, कॉम्प्लीमेंट्री चेंज हो गया हो, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो उस चेंज की वजह से जब मेरी डिमांड में डिक्रीज होना दिखता है मुझे, तो वो कहलाता है मेरे लिए डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। डिक्रीज, मेरा जो डिमांड कर्व वो शिफ्ट करता है, ठीक है। मेरी डिमांड डी से D1 पे आ रही है, ठीक है। तो D से D1 का जो सफ़र जब तय करती है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट लेकर, तो वो कहलाता है मेरे लिए डिक्रीज इन डिमांड। और सेम चीज़ यहाँ आप लोगों को लिखनी है कि ये आप लोगों के लिए बनता है
अपवर्ड मूवमेंट मतलब ये बनेगा आप लोगों के लिए लेफ्टवर्ड, ठीक है। और ये बनेगा राइटवर्ड मूवमेंट। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट मतलब क्या, डिमांड कम हो रही है। डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब डिमांड बढ़ रही है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब डिमांड कम हो रही है। राइटवर्ड शिफ्ट मतलब डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप लोगों को डिमांड के अंदर पढ़ना था। जो चीज़ हटा दी गई है वो नहीं पढ़ाई गई है आप लोगों को। जो जनरल नॉलेज की जो चीज़ है, जो जनरल जीके के लिए ज़रूरत थी, वो आप लोगों को इसमें पढ़ा दी गई हैं। और भी कुछ अगर कंक्लूजन निकलता है कि ये पढ़ाना ज़रूरी है तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारी डिमांड की इलास्टिसिटी बताएगा। ठीक है, अब एक शब्द बोल दिया मैंने, इलास्टिसिटी, तो आप लोग सब सोचोगे कि क्या है ये, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, हमको समझना है। पर ठीक है, सब्र का फल मीठा होगा, समझेंगे। ठीक है, बहुत जल्द आएगा आप लोगों के लिए डिमांड का नया वीडियो। तब तक बने रहो पढ़ले के साथ में एंड इस चैप्टर को समझो। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है डिमांड। ठीक है, एक एक चीज़ ढंग से, मतलब ऐसा नहीं बुकिश लैंग्वेज को रटने लग गए कि ये लिखा है ऐसा ऐसा ऐसे ही पढ़ेंगे। समझो क्या बोलना क्या चाह रहा है वो आपसे। ठीक है, भिंडी लेने जा रहे हो, ठीक है, इग्नोरेंस है आपके साथ में तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जब हम उनको एग्जाम्पल से क्रिएट करें या एग्जाम्पल से समझें तो हमें समझ में आ जाती। ठीक है, तो जनरली चीज़ों को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, कि हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेकर देखेंगे। तो आज जाना सब लोग भिंडी खरीदने, ठीक है, बलून्स खरीद के भी लेके आना, फिर उसमें हवा डालना, देखना कितना एक्सपांड हो रहा है, कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। 2-4 बलून खरीद के लाना तो देखना कितनी इंक्रीज हो रही, कितनी डिक्रीज हो रही, ये सब दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं यहाँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए ही आई हूँ। आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है तो बिल्कुल लिखो कि दीदी बिल्कुल समझ नहीं आया, आप वापस समझाओ। तो आप लोगों के लिए वीडियो को वापस बनाया जाएगा, वापस समझाया जाएगा, एक नया तरीका इस्तेमाल किया जाएगा कि हम कैसे समझा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ कवर की जाएगी। साथ ही साथ नोट्स बहुत जल्दी आ जाएंगे। नोट्स बहुत नोट्स चल रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नोट्स आ जाएंगे, कोई बात नहीं, जल्दी आएंगे, बहुत जल्द आएंगे नोट्स। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज की सभा का समापन यहीं करते हैं। आई होप यू ऑल गाइज एंजॉयड द वीडियो। मेक श्योर कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक बटन को भी दबा दिया है एंड बेल आइकन को भी दबा दिया है। ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना हो। एंड आपने हमें टेलीग्राम चैनल की जो लिंक दी है हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी फॉलो कर लिया होगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो तो आप लोगों को अपडेट्स मिल जाएंगे। एंड वंस अगेन अ वेरी हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर 10th रिजल्ट। आई होप कि आप लोग बहुत सक्सेसफुल रहें अपनी लाइफ में। 11th-12th को एंजॉय करो। एंजॉय से मेरा मतलब ये नहीं है कि मस्त बंक करेंगे, हम टीवी देखेंगे, हम ये करेंगे। एंजॉय करना, एंजॉय अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, एंजॉय बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं हम लोग। ज़रूरी नहीं है कि बस वो ट्रेंडी तरीका जो उसी को फॉलो करें। कई बार ट्रेंड के साथ ना जाते हुए भी अपने ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई को एंजॉय करो, वीडियो को एंजॉय करो एंड मस्ती भी करो। ठीक है, तो मैं तो इसमें बिलीव रखती हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो सब करें वही हम करें, हम अपना अंदाज़ा लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ तो आप लोगों को सीखने को मिला होगा। तो बस बने रहो पढ़ ले 11th कॉमर्स के साथ में एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। जल्दी हम 12.6 समथिंग हो गए हैं, तो 20K भी बन जाएँ, 50K बन जाएँ, बहुत सारे K बन जाएँ। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। एंड आप लोगों का आज का सुविचार जो मैं लिखने वाली हूँ, ठीक है, लास्ट वीडियो में रह गया था, लिखा है कि डोंट बी पेसिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक। मतलब कि चीज़ों में ना एक्सक्यूज़ मत ढूंढो, ऑप्टिमिस्टिक रखो। हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं हम नेगेटिव थिंग के अंदर भी इतनी ज़्यादा हम पॉजिटिव वाइब से भरे हुए हैं कि हम उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जैसे कोरोना ने हम लोगों को ये बात सिखाई है कि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए थे, अपने फ्रेंड्स के साथ इतना बिजी हो गए थे कि हमारे परिवार के लिए, अपनों के लिए वक्त नहीं था। ठीक है, तो उसमें ये मत ढूंढो कि इतने लोग मर गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। गाइज, हमें टाइम मिला है हमारी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। मेक इट मेमोरेबल। ठीक है, इसको एंजॉय करो क्योंकि ये टाइम भी निकल जाएगा। पर इसलिए कि बोला है कि डोंट बी पेसिमिस्टिक। आपको मना करने के 1000 तरीके मिलेंगे और हाँ करने की सिर्फ एक रीज़न ही काफ़ी है। ठीक है, तो वो एक रीज़न इतना पावरफुल होना चाहिए आप लोगों का कि मज़ा आ जाना चाहिए, इसे मज़ा आ जाना चाहिए। ठीक है,
तो यही समझाना है कि एक्सक्यूजेस मत दो कि मुझसे ये नहीं हुआ तो इसलिए मेरी तबीयत ख़राब थी, या मुझे फीवर था, ये नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो पाया। ऑप्टिमिस्टिक बनना है, हर जगह से जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहाँ भी मौका मिल रहा है अपना टैलेंट शो करने का, सारी चीज़ों को दिखाने का, शुरू हो जाओ। उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना सीखो, ठीक है। कैसे अपॉर्चुनिटीज़ हर दिन आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी होती है, हर सेकंड आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी होती है। तो उसको महसूस करो, रियलाइज़ करो, समझो, और जितना हो सकता है ना अपने आप को निखारने की, निहारना मतलब ताड़ना होता है, निखारने की कोशिश करो, ठीक है। तो बस आज का सुविचार यही है आप लोगों के लिए। चलो आज की सभा का फाइनली समापन करते हैं, एंड नई वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तब तक बने रहो पढ़ ले 11th कॉमर्स के साथ में। अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, मास्क पहनो, सैनिटाइजेशन को फॉलो करो, ठीक है। तो चलो मिलेंगे बहुत जल्दी, इसलिए तब तक अपना ध्यान रखें, घर पर रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।